तारीख है 31 अक्टूबर 2001 और जगह है कोडाई कनाल। मुरुगेसन और रमन तमिलनाडु सरकार के 2 फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो कोडाई कनाल के पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जानवरों के बारे में जो भी एक्टिविटी उनको दिखती है वो अपने नोटपैड पे नोट करते हैं और हेड ऑफिस को बता देते हैं। पर एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान उनको कुछ अजीब सा दिखा। पहाड़ों के पास एक नौजवान आदमी की बॉडी, उनको एक लाश दिखी। उस आदमी के रहन सहन से उनको पता चल गया कि यह आदमी लोकल तो नहीं। पुलिस उधर आई, एक केस फाइल किया गया और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि उस आदमी की मौत गला घोट कर करी गई थी। ये एक मर्डर का केस है। पुलिस उस बॉडी को दफना देती है और इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते उनका शक एक आदमी पर जाता है जिसको तमिलनाडु में डोसा किंग बुलाया जाता है, पी राजगोपाल। राजगोपाल एक सेल्फ मेड करोड़पति हैं जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन सरवण भवन के मालिक हैं। राजगोपाल के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना पावर की, ना लाखों लोगों के रिस्पेक्ट की। फिर भला इस आदमी को उस डेड बॉडी से क्यों लिंक किया जा रहा है जो कोडाई कनाल के पहाड़ों में मिली? पर इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। यह है डोसा किंग के क्राइम की कहानी, जिसके लिए मैंने इस बुक को यूज किया है और दूसरे आर्टिकल्स को जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी कहानी स्टार्ट होती है देश की आजादी के 10 दिन पहले। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है पिचाई राजगोपाल। ये परिवार नादर कम्युनिटी का है जो एक जमाने में ताड़ी बेचते थे, पर 20वीं सदी आते आते ट्रेडिंग करने लग गए। ये समाज बहुत मेहनती है और बिजनेस करना एक आम बात है, पर राजगोपाल का परिवार ज्यादा अमीर नहीं है। इसीलिए एक दिन राजगोपाल पैसे कमाने के चक्कर में स्कूल छोड़ देते हैं और निर्णय लेते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने का। इससे कई छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद 21 साल की उम्र में वो कोडमबाकम शहर में एक छोटी सी किराना दुकान खोलते हैं। इस दुकान का नाम देते हैं वो मुरुगन, उसी भगवान का नाम जिनको राजगोपाल पूजते हैं। और इस मुरुगन स्टोर का स्लोगन है क्वालिटी हाई क्वालिटी। उसी साल राजगोपाल शादी करते हैं वल्ली अमल से। अगले 10 सालों के दौरान राजगोपाल ने अपनी किराना दुकान चेन्नई में भी खोल ली है, केके नगर इलाके में। और एक दिन जब वो दुकान में बैठे होते हैं तो एक ग्राहक आता है। ग्राहक बोलता है कि यार मुझे खाना खाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्योंकि इधर कुछ खाने के लिए है ही नहीं। ग्राहक को सुनते ही राजगोपाल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस इलाके में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलूं जहां मिडिल क्लास परिवार टेस्टी खाना खा सकता है, एकदम साफ सुथरे इलाके में। ये आइडिया राजगोपाल के दिमाग में कंफर्म हो जाता है जब वो एक ज्योतिष से मिलते हैं जो उनको कहता है कि ऐसा काम स्टार्ट करो जिसमें आग की जरूरत पड़े। सबसे पहले राजगोपाल अपने रेस्टोरेंट के नाम के बारे में सोचते हैं। उनकी किराना दुकान का नाम था मुरुगन स्टोर। भगवान मुरुगन के लिए एक दूसरा नाम सरवणम भी है और इसी वजह से रेस्टोरेंट का नाम पड़ जाता है सरवण भवन। 14 दिसंबर 1981 को चेन्नई के एक ढीले ढाले इलाके में राजगोपाल अपना पहला रेस्टोरेंट खोलते हैं और इधर डोसा, इडली और वड़ा बेचने लग जाते हैं। इस समय चेन्नई में मानो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। इनफैक्ट कृष्णेंदु रेर, NYU के एक फूड स्टडीज प्रोफेसर, कहते हैं कि वो एक जमाना था जब देश में लोग बाहर खाते ही नहीं थे अपने घर से। इसीलिए राजगोपाल के एक बिजनेस एडवाइजर ने उनको सलाह दी कि भाई अगर तुझे पैसे कमाने हैं ना तो सस्ती सस्ती सब्जियां खरीद और अपने वर्कर्स को भी कम से कम पगार ही दे। पर राजगोपाल ने ये बात सुनी नहीं, उल्टा उसने इसका ऑपोजिट किया। टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स खरीदे और अपने कर्मचारियों को भी अच्छी पगार दी। धीरे धीरे उनके रेस्टोरेंट के बारे में बात फैलने लगी और लोग उधर आने लगे खाना खाने। खाने की क्वालिटी पर राजगोपाल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। छोटी छोटी चीजों पर भी वो नजर रखता कि सांबर पाउडर की लाल मिर्च
गुंटूर के होलसेलर से आनी चाहिए, जबकि इमली कर्नाटका के तुमकुर से। और क्लीनलीनेस राजगोपाल के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अपने कर्मचारियों के हेयर कट, साबुन और नेल कटर के लिए वो खुद पैसे देता। उसने अपने स्टाफ के लिए कई बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस करे जो उस जमाने में छोड़ो इस जमाने में भी कई लोग नहीं देते। जैसे हर कर्मचारी के 2 बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, लाइफ इंश्योरेंस और पोंगल में पूरे परिवार के लिए नए कपड़े। ऐसी चीजों की वजह से सरवण भवन के कर्मचारी भी बहुत मेहनत करते। इनफैक्ट वो लोग राजगोपाल को भगवान समाज मानते और सब बुलाते अन्नाची। अनाचे एक तमिल वर्ड जिसका मतलब है बड़ा भाई। पर वही लोग जो राजगोपाल को भगवान मान रहे हैं वो ये नहीं जानते कि ये भगवान एक शैतान भी बन सकता है। चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है वेदारण्यम। इधर 4 लोगों का एक परिवार है, माँ बाप, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम है जीव ज्योति। क्योंकि जीव ज्योति के पिताजी का बिजनेस फेल हो गया इसलिए उनके सर पर 3 लाख रुपए का कर्ज है। इस कर्ज को चुकाने के लिए वो शहर में भटकते हैं एक नौकरी के लिए और फाइनली उनको नौकरी मिलती है चेन्नई में सरवण भवन के के नगर ब्रांच में। और इसीलिए पूरा परिवार चेन्नई शिफ्ट हो जाता है इस उम्मीद में कि अन्नाची उनकी जिंदगी बदलेंगे। यहाँ तक कि उस परिवार ने अपनी पूरी जायदाद राजगोपाल को दे दी। क्यों? क्योंकि राजगोपाल अपने एम्प्लॉयज के पैसे पर उनको हायर इंटरेस्ट रेट देते ट्रेडिशनल बैंक से। तो इसीलिए सारे एम्प्लॉयज अपना पैसा राजगोपाल के पास ही डिपॉजिट करते। और राजगोपाल से मिलने के बाद परिवार की मानो पूरी किस्मत ही चमक गई। कुछ ही महीनों में जीव ज्योति के पिताजी एक असिस्टेंट मैनेजर बन गए और रेस्टोरेंट के पास उनको एक घर भी दे दिया, वो भी मुफ्त रेंट पर। कई साल बीत गए और परिवार की पूरी जिंदगी ही बदल गई कि उनको लगने लगा कि ये सपना है क्या। जीव ज्योति फिर 15 साल की हो गई और कई लोग उनको खूबसूरत मानते। उनका रंग सफेद है, आंखें मोटी और बाल घने। इससे हर जगह उनको अटेंशन मिलता। अब जहाँ परिवार की लड़की को अटेंशन मिल रहा था, पेरेंट्स चाहते थे कि लड़का कम से कम पढ़ाई कर ले। इसलिए उन्होंने अपने लड़के के लिए एक मैथ्स ट्यूटर ढूंढा, प्रिंस शांता कुमार। ट्यूटर के बाद लड़के के मैथ्स कोड्स इंप्रूव होने लग गए और पूरा परिवार प्रिंस से बहुत इम्प्रेस हो गया। और इसी समय राजगोपाल का इंटरेस्ट जीव ज्योति के परिवार में बढ़ता रहा। इसी समय राजगोपाल अपनी दूसरी शादी करते। 2 शादियां करना इंडिया में कोई रेयर बात नहीं है। ये लॉ के खिलाफ जरूर है पर इलीगल इसको तभी माना जाता है जब एक फॉर्मल कंप्लेंट होती है। तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में एक से ज्यादा शादी करना इतना अनकॉमन नहीं है और इसको बुलाया जाता है चिन्ना वीटू, मतलब छोटा घर। डिस्टर्बिंग बात यह है कि राजगोपाल की दूसरी बीवी एक्चुअली उसके बावर्ची की बीवी होती थी और बावर्ची ने राजगोपाल को इग्नोर करने की कोशिश करी। पर राजगोपाल के दबाव और डर की वजह से बावर्ची ने अपनी बीवी ही सरेंडर कर दी। पर अपनी दूसरी शादी के 2 साल बाद अब राजगोपाल की नजर किसी और पर है। सडनली राजगोपाल जीव ज्योति के परिवार को बोलता है कि उसको प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उस ट्यूटर को हटा दो। पर जीव ज्योति का परिवार इस चीज को मानता नहीं है और प्रिंस उनके बेटे को ट्यूशन देता रहता है। इस बेइज्जती के लिए राजगोपाल उनका घर छीन लेता है और पिताजी की नौकरी भी। पैसे कमाने के लिए पिताजी मलेशिया चले जाते हैं जबकि उनका परिवार चेन्नई में है। पर पिताजी के मलेशिया जाने के बाद राजगोपाल जीव ज्योति के माँ के साथ कम्युनिकेट करने लग जाता है। इसी दौरान प्रिंस और जीव ज्योति प्यार में पड़ जाते हैं और 28 अप्रैल 1998 को 18 साल की जीव ज्योति अपने घर से भागती है और प्रिंस के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद वो साउथ चेन्नई के पास एक इलाके कोट्टीवाकम में घर बसा लेते हैं। अब 2-3 साल तो प्रिंस और जीव ज्योति बहुत सुखी जिंदगी जीते हैं, पर 2001 के बाद उनकी जिंदगी में एक शैतान आ जाता है। 2001 में जीव ज्योति अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करती है। सपोर्ट देने के लिए प्रिंस भी इस बिजनेस में आ जाते हैं, पर ना उनके पास पैसे और ना बैंक से लोन मांगने के लिए कोई कोलैटरल। इसलिए जीव ज्योति अपनी माँ के पास जाती है कि माँ मुझे पैसों की जरूरत है। माँ कहती है कि मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, मैं बस राजगोपाल को जानती हूँ जो हमें पैसे दिलवा सकता है। जैसी राजगोपाल को एक खबर मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। इसी समय राजगोपाल एक ज्योतिष से भी मिलता है। ज्योतिष बोलता है कि अगर वो जीव ज्योति के साथ शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी में सफलता का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा।
मैं जीव ज्योति को अपनी अगली बीवी बनाऊंगा। तो राजगोपाल जीव ज्योति को कहता है कि मैं तुम्हें लोन दूंगा, पर 2 शर्तों पर। पहली शर्त, ये लोन तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, और दूसरी शर्त, जब भी तुम्हें एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो तुम्हें कुछ क्रियाकर्म करना होगा। ये क्रियाकर्म होंगे वेल्लोर में, चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहाँ राजगोपाल के गुरु होते थे। इधर जीव ज्योति को 5 लगातार फ्राइडेज को आना होगा और पूजा पाठ करना होगा। तो शर्त के हिसाब से हर फ्राइडे जीव ज्योति वेल्लोर पहुंचती, क्रियाकर्म करती और फिर उसको इंस्टॉलमेंट दे दी जाती। पहले 2 फ्राइडेज को राजगोपाल ने 50,000 रुपये थमाए उसको, और 5वें फ्राइडे को तो 5 लाख का एक ब्लैंक चेक दिया। इस पैसे की बदौलत 23 अगस्त 2001 को फाइनली प्रिंस और जीव ज्योति ने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली। एजेंसी की इनॉग्रेशन की जिम्मेदारी भी राजगोपाल ने उठाई। राजगोपाल ने मन में मान लिया कि जीव ज्योति मेरी है। वो उसको अपने घर में बुलाता, ऑफिस में बुलाता, दिन रात निगरानी रखता और गिफ्ट्स खरीदता। और जब वो इन गिफ्ट्स को रिजेक्ट करती तो वो गुस्सा हो जाता। मैं ये लाया हूँ, तुमको अब ये लेना ही पड़ेगा। पर अभी तो जीव ज्योति के बुरे हालात स्टार्ट हुए। कुछ दिन बाद जीव ज्योति को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता, क्योंकि वो बीमार हो गई थी। जब उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे होते हैं, सडनली राजगोपाल उनके रूम के अंदर घुसता है अपने डॉक्टर्स के साथ। बिना किसी परमिशन के राजगोपाल के प्राइवेट डॉक्टर्स जीव ज्योति के रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं उसको, हमें एक दूसरे अस्पताल में जाना होगा। इसलिए राजगोपाल ऑर्डर देता है कि जीव ज्योति को अभी इधर से डिस्चार्ज करो। वो उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन थमाता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। जीव ज्योति को एक दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम तो घर जाओ। उल्टा डॉक्टर्स प्रिंस उसके पति को बोलते हैं कि तुम्हें आना होगा अस्पताल एक सीमेन टेस्ट के लिए। और डॉक्टर बोलता है कि जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता वो एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। 4 दिन बाद राजगोपाल का एक बाउंसर प्रिंस को उठाता है उसके घर से और सीमेन टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाता है। इधर प्रिंस को बोला जाता है कि वो शायद HIV पॉजिटिव है और उसको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसी दौरान राजगोपाल जीव ज्योति को कॉल करता है और कहता है कि प्रिंस को HIV है। वो कहता है कि प्रिंस उस पर काला जादू कर रहा है उसको और ग्लैमरस बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो ग्लैमरस वर्ड है वो मानो सेक्सी शब्द की तरह यूज किया जाता है। राजगोपाल कहता है कि प्रिंस ने तुम्हारे साथ शादी करी है बस पैसों के लिए। वो तुम्हें ग्लैमरस बनाना चाहता है और फिर मूवी इंडस्ट्री में डालना चाहता है जिससे वो पैसे कमाए। जीव ज्योति जवाब देती है कि ये सब बकवास है और वो फोन काट देती है। देर रात प्रिंस और जीव ज्योति के दरवाजे पर कोई ठकठकाता है। दरवाजे के बाहर राजगोपाल है जीव ज्योति के पूरे परिवार के साथ। राजगोपाल गुस्से के साथ परिवार पर चीखता है, तुम्हारी बेटी को ना बात करने की तमीज नहीं है, न पता है कि वो किससे बात कर रही है, उसमें कोई इज्जत नहीं है। जब मैं इसे फोन करता हूँ तो ढंग से जवाब तक नहीं देती और सीधा कॉल काट देती है। हजारों लोग मेरी एक कॉल का इंतजार करते हैं और यह मेरी कॉल काट देती है। जीव ज्योति धमकी देती कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। राजगोपाल अपना मोबाइल फोन जीव ज्योति के हाथ थमाता है और बोलता है कर, किसी भी पुलिस स्टेशन को कॉल कर। वो कहता है कि मैं चेन्नई के हर पुलिस कर्मी को जानता हूँ और वो मुझे, किसी पुलिस ऑफिसर की मजाल नहीं कि वो मुझे छू पाए। मैं तो उन पर पैसे ऐसे फेंकता हूँ जैसे लोग कुत्तों के लिए बचा हुआ खाना। फिर वो प्रिंस की तरफ देखता है और चिल्लाता है, बस निकलो यहाँ से। उससे कह दो कि या तो वो मेरी तीसरी बीवी बनकर आए या फिर चुपचाप मेरे साथ रहना सीख ले। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है फैसला करने के लिए। राजगोपाल से बचने के लिए प्रिंस और जीव ज्योति के पास एक ही रास्ता है, चेन्नई से भागने का। इससे वो अपने घर जाते हैं, पैकिंग करते हैं, जो भी कैश है उनके हाथ वो लेते हैं और भाग जाते हैं। पर उनको ये पता नहीं कि राजगोपाल ने भी उन दोनों के लिए अपना प्लान बना रखा है। जैसे ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, उनके सामने उनको दिखते हैं राजगोपाल के गुंडे, जो दिन में रेस्टोरेंट के मैनेजर्स हैं और रात को गुंडे। ये गुंडे प्रिंस, जीव ज्योति और उसके परिवार को अशोक नगर के गोडाउन में ले जाते हैं। उधर उनको एक कमरे में कैद कर दिया जाता है और 10 मिनट बाद अपने आदमियों के साथ उधर राजगोपाल पहुंचता है। वो प्रिंस की ओर जाता है
और कस के उसको एक चाटा लगाता है। फिर राजगोपाल और उसके आदमी उसको पीटने लग जाते हैं। प्रिंस जीव ज्योति को कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, पर इसको देख राजगोपाल गुस्से में चिल्लाता है उस पर, उसे हाथ मत लगाना, अगर उसे छुआ भी तो जान से मार दूंगा। इन सारी चीजों को देख जीव ज्योति रो रही होती है एक कोने पर। राजगोपाल जीव ज्योति के पास जाता है और कहता है, तुझे लगा तू मुझसे भाग सकती है? अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरे साथ जो मन करे कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत करने वाला नहीं। मैं तुझे सही तरीके से अपनी तीसरी बीवी बनाना चाहता हूं, ताकि तू जिंदगी भर मेरे साथ रहे। फिर वो प्रिंस को कहता है कि मैंने तुझे इस शहर से बाहर निकलने के लिए कहा था, और तू इसे भगा ले जाने की कोशिश कर रहा था। तू इसे लेकर नहीं भाग सकता। वो दोनों को घर जाने देता है और उनको 1 हफ्ते की डेडलाइन देता है फाइनल डिसीजन लेने का। पर अगले दिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। सडनली जीव ज्योति को राजगोपाल के गुंडे डैनियल का कॉल आता है। पर ट्विस्ट ये है कि डैनियल जीव ज्योति को धमकी नहीं देता, बल्कि उसकी मदद करता है। वो उसको बार बार सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें राजगोपाल के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। वो उसको सलाह देता है कि लोकल पुलिस के पास मत जाओ, क्योंकि उनके सर पर राजगोपाल का हाथ है। उल्टा तुम चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के पास जाओ। पर वो पुलिस कमिश्नर के पास जा नहीं सकते, क्योंकि उनके घर के बाहर हर जगह राजगोपाल के गुंडे हैं। पर किसी न किसी तरह वो घर से भागते हैं और कमिश्नर के दफ्तर पहुंचते हैं। जीव ज्योति 30 पेजेस की एक कंप्लेन दर्ज करती है राजगोपाल के खिलाफ। फिर प्रिंस और जीव ज्योति घर वापस जाते हैं। जैसे ही वो इलाके में घुसते हैं, उनको दिखता है कि उनके घर के आसपास अब कई और गुंडे तैनात हैं। डरी हुई जीव ज्योति सडनली डैनियल को कॉल करती है मदद मांगने के लिए। डैनियल कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ। इसलिए अगले 6 दिन वो एक छोटे से होटल में रहते हैं, इस आशा में कि पुलिस उनकी कंप्लेन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। जीव ज्योति इतनी डरी हुई है कि वो अपने होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। उसको राजगोपाल और खुद के परिवार की इंफॉर्मेशन बस डैनियल के जरिए ही मिल रही है कॉल्स पे। और वो डैनियल को कहती है कि भाई पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, मैं जर्नलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाहती हूँ। डैनियल उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैंने तुम्हारी एक मीटिंग सेटअप करी है एक रिपोर्टर के पास। तुम उसी शाम एक टैक्सी लो और चेन्नई पौंडीचेरी हाईवे में पहुंचो। मीटिंग पॉइंट पर तुम्हें उधर रिपोर्टर मिलेगा। जैसे ही वो उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, उनको उधर 2 एम्बेसडर्स दिखती हैं जिन्होंने उनकी टैक्सी ब्लॉक कर दी है। इन एम्बेसडर से बाहर निकलते हैं राजगोपाल के गुंडे, जिनके हाथ में चाकू है। दूसरी गाड़ी से कौन निकलता है? डैनियल। जीव ज्योति को पता चल जाता है कि डैनियल ने उनके खिलाफ एक खेल खेला है। ये गुंडे उन दोनों को पीटते हैं। जीव ज्योति अपने पति को छोड़ने से मना कर देती है, पर वो गुंडे उसको खींचकर राजगोपाल के पास ले जाते हैं। राजगोपाल जीव ज्योति को एक पेपर दिखाता है। यह देख, जो शिकायत तूने पुलिस में दी थी ना, यह उसकी कॉपी है। मैंने तुझे बोला था, मेरे खिलाफ पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो अपनी गाड़ी में जीव ज्योति को एक गांव के रास्ते ले जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, प्रिंस हमारे पीछे वाली गाड़ी में ही है। पर जीव ज्योति जब मुड़ती है, उसको उधर कोई गाड़ी दिखती नहीं है। अगली सुबह वो गांव पहुंचते हैं। ये गांव अपने तांत्रिकों के लिए माना जाता है, जो अपनी जड़ी बूटियों और मंत्रों से काला जादू हटाते हैं लोगों से। राजगोपाल इन लोगों के पास जीव ज्योति को ले जाता है और कहता है कि इस लड़की से प्रिंस का भूत उतारो। फिर जीव ज्योति के माथे पर एक पेस्ट लगाया जाता है। इसी मोमेंट पर राजगोपाल का एक आदमी उधर भागा भागा आता है। वो राजगोपाल को साइड में ले जाता है और कान में बताता है कि प्रिंस गाड़ी से भाग गया है। इसके बाद चीजें इतनी हद तक बढ़ जाती हैं जिसको जीव ज्योति ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। राजगोपाल फिर जीव ज्योति और उसके परिवार को उनके घर ड्रॉप कर देता है। इस समय जीव ज्योति इस उम्मीद में है कि प्रिंस की आवाज उसको सुनने को मिलेगी, पर उसको प्रिंस के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। पर अगले दिन उसका फोन बजता है। दूसरी ओर लाइन पर प्रिंस है, पर उसके पास अच्छी खबर नहीं है। वो बोलता है कि राजगोपाल ने डैनियल को 5 लाख रुपए दिए थे उसे मारने के लिए, पर शायद उसने प्रिंस पर दया खा ली, इसलिए उसको भागने दिया। पर एक वार्निंग दी कि तू अगली बार चेन्नई में कदम मत रखना और जीव ज्योति को कभी कांटेक्ट नहीं करना। जीव ज्योति पर प्रिंस को बोलती है कि तुम वापस आ जाओ, मैं अन्नाची के पैर पड़ जाऊंगी उनसे माफी मांगने के लिए। प्रिंस जीव ज्योति को कहता है कि तुम क्यों नहीं भाग जाती घर से, मेरे पास आ जाओ।
पर वो कहती है कि मेरे घर के आसपास हर जगह राजगोपाल के गुंडे खड़े हुए हैं। फाइनली प्रिंस मान जाता है और वो घर आता है। जीव ज्योति फिर राजगोपाल को कॉल करती है और कहती है कि प्रिंस वापस आ गया है, प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें माफ कर दो। उसी दौरान राजगोपाल उनके घर पहुंचता है। दोनों उसके पैर पड़ते हैं पर राजगोपाल हिलता तक नहीं है। वो सबको अपने ऑफिस में कैद कर देता है और सबसे पहले निशाना साधता है डैनियल पर। वो डैनियल पर चिल्लाता है कि क्या तूने प्रिंस को मारा? डैनियल कहता है हाँ। वो पूछता है कि कैसे मारा, मुझे बता। डैनियल फिर बड़ी कहानी रचता है। फिर इमीडिएटली वो दरवाजा खोलता है जहाँ प्रिंस मौजूद है। डैनियल के पसीने छूटने लग जाते हैं। राजगोपाल फिर अपनी नजर डालता है जीव ज्योति और प्रिंस पर। वो उनसे ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाता है, इसलिए ताकि वो उसी पेपर पर उनके नाम पर एक स्टेटमेंट लिखे और पुलिस स्टेशन पर जाए कि ये दोनों ने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली है। इसके बाद वो सबसे पहले जीव ज्योति को उन्हीं तांत्रिकों के पास लेकर जाता है जिनके पास वो पहले गया था। फिर वो दोनों को अपनी गाड़ी में फेंकता है, एक सुनसान जगह लेकर जाता है, प्रिंस को गाड़ी से घसीटता है और अपने एक गुंडे को बोलता है, ईवना मुड़ी चुड़ूंगे, इसको खत्म कर दो। ये पल आखिरी बार है जब जीव ज्योति प्रिंस को जिंदा देखती है। फिर उसको और उसके परिवार को राजगोपाल चेन्नई में कैद कर देता है और फिर जीव ज्योति को एक ज्योतिष के पास ले जाता है। ज्योतिष कहता है कि प्रिंस और उसके सितारे तो मिलते ही नहीं है, वो भाई बहन जरूर हो सकते हैं पर लवर्स नहीं। फिर जीव ज्योति को एक पंडित के पास लेकर जाया जाता है जो झटपट से कई चीजें करता है और जीव ज्योति के गले पर एक माला डाल दी जाती है। 21 साल की जीव ज्योति को कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ बताती है कि उसके साथ हुआ क्या है। उस पंडित ने कुछ ही मिनट में प्रिंस का अंतिम संस्कार भी कर दिया और राजगोपाल और जीव ज्योति की शादी। जीव ज्योति डिप्रेशन में चले जाती है और खाना बंद कर देती है। उसका परिवार उसको ऐसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो राजगोपाल के गुंडों से बोलते हैं कि हमें कुछ सामान खरीदना है मार्केट से। इसी बहाने वो अपने गांव भाग जाते हैं। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं उनको उधर चेन्नई से पुलिस दिखती है जो जीव ज्योति की तलाश में है। परिवार पुलिस को हर चीज बताता है और पुलिस कहती है कि तुम चिंता मत करो, FIR दर्ज करो राजगोपाल के खिलाफ चेन्नई में, हम सब हैंडल कर लेंगे। जीव ज्योति FIR दर्ज करती है जिसके बाद अरेस्ट स्टार्ट होती है। राजगोपाल के कई गुंडे इंक्लूडिंग डैनियल अरेस्ट किया जाता है। राजगोपाल को लगने लगता है कि पुलिस इस बार बिकेगी नहीं, इससे मैं ही सरेंडर कर देता हूँ। उसको मद्रास सेंट्रल जेल भेजा जाता है जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस राजगोपाल की पहली बीवी से भी मिलती है जो उनको बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पति एक वुमनाइजर है पर उसके कंधों पे हजारों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उसको प्लीज बेल दे दो। इंटेरोगेशन के दौरान डैनियल पुलिस को बताता है कि उसी ने प्रिंस का मर्डर किया और बॉडी कोडई कनाल में फेंक दी। बॉडी ढूंढने के लिए पुलिस कोडई कनाल जाती है। वो उस जगह जाते हैं जहाँ बॉडी फेंकी गई थी पर उधर उनको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन वापस चले जाते हैं। पर 2 महीने बाद 2 फॉरेस्ट गार्ड उनको कॉल करते हैं, उनको बॉडी मिल गई है। ये केस का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि यूजुअली जब बॉडी कोडई कनाल जैसे पहाड़ों पर डंप करी जाती है तो वो गिर जाती है और कभी मिलती नहीं है, पर मानो राजगोपाल का लक ही खराब था कि बॉडी बस 15 फीट गिरी और अटक गई। फरवरी 2002 में चार्जशीट फाइल करी जाती है और जनवरी 2003 के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। एक हिंदू न्यूज़पेपर का रिपोर्टर इस पूरे केस को कवर कर रहा है और वो कहता है कि मैंने राजगोपाल को कई बार देखा पर उसके चेहरे पर लगा नहीं कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो तो ऐसे ही हंसता खेलता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट वो एक बार राजगोपाल से मिला भी और राजगोपाल ने उसको बताया कि भाई तू भी टेंशन मत ले, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। दुबई, सिंगापुर, US, यूरोप, कनाडा और मलेशिया जैसे देशों में सरवण भवन खुल गया है। कई बार राजगोपाल जीव ज्योति के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि तुम केस विड्रॉ कर लो। जैसे एक दिन वो उसको 6 लाख रुपए देता है, कॉलेज की फीस भरने का वादा करता है और सरवण भवन में एक मैनेजर की पोजीशन भी देता है। पर जीव ज्योति इस चीज के खिलाफ उल्टा एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है जिसके बाद राजगोपाल को अरेस्ट कर दिया जाता है। कुछ साल बाद
एक इंटरव्यू में राजगोपाल अपनी दुख की कहानी बताता है कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे ताकि मेरे घर से खाना आ सके जेल तक। 2004 में एक सेशन कोर्ट राजगोपाल के खिलाफ सजा सुनाता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कोर्ट कहता है कि राजगोपाल एक्चुअली प्रिंस को मारना नहीं चाहता था और इसीलिए हम उसको 10 साल की सजा सुना रहे और 50 लाख रुपए जुर्माना, ना कि उम्र कैद। चेन्नई पुलिस इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील करती है और 2009 में फाइनली मद्रास हाई कोर्ट राजगोपाल को कन्विक्ट करता है मर्डर केस में और उम्र कैद की सजा सुनाता है। इस वर्डिक्ट के बावजूद जो सरवण भवन के एम्प्लॉइज हैं वो राजगोपाल के साथ ही खड़े रहते हैं। 2009 में राजगोपाल सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत राजगोपाल को बेल दे देता है हेल्थ ग्राउंड्स पर और कहता है कि तुम जेल नहीं जाओगे जब तक ये पूरी कार्रवाई खत्म नहीं होती। कितना समय लगता है कार्रवाई खत्म होने में? 10 साल। 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुनाता है और कहता है कि राजगोपाल को उम्र कैद मिलेगी। राजगोपाल अब 72 इयर्स का हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है उसको कि तुम तुरंत सरेंडर करो, पर इस समय राजगोपाल डायबिटीज से गुजर रहा है, इसलिए सरेंडर के 4 दिन पहले वो एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हो जाता है। 5 दिन बाद उसके लॉयर सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि उसका सरेंडर डिले कर दो। उसी दिन उसको एक एम्बुलेंस में लोड किया जाता है और चेन्नई के सरकारी अस्पताल के कॉन्विक्ट वार्ड में एडमिट किया जाता है। Dosa King and one of the most well-known food businessmen from Tamil Nadu, P. Rajagopal, the owner and founder of the renowned Saravana Bhavan restaurant chain, has passed away. 10 दिन बाद उसको एक हार्ट अटैक आता है और उसका देहांत हो जाता है। राजगोपाल की आखिरी ख्वाहिश थी कि जिस दिन वो मरे उस दिन सरवण भवन के सारे आउटलेट्स खुले रहेंगे। अपने ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजगोपाल ने एक बार भी कबूल नहीं किया जो क्राइम्स उसने करे। उसकी मौत के बाद जीव ज्योति ने कहा कि मैंने बहुत तपस्या करी, उसको उम्र कैद की सजा दी। जब तक मैं जी रही हूँ तब तक मैं भूलूंगी नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि उम्र कैद की सजा बिना काटे वो मर गया, इसलिए मेरा घाव एक घाव ही रह गया। वर्डिक्ट के बाद जीव ज्योति थंजावुर शिफ्ट हो गई, जहाँ उन्होंने एक टेलरिंग की दुकान खोली। उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ा दिया है और आज वो पैसे कमाती हैं ब्राइडल ड्रेसेस डिजाइन करके।